चलिए, तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा जो कि सम्मान में हमने पढ़ा यहाँ पे 3 स्टेप्स होती हैं। एक तो कौन सी अवस्था होती है, एक तो ध्रुवण अवस्था होती है। ध्रुवण अवस्था हम ऑलरेडी पढ़ चुके। एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ धन आवेशित और अंदर की तरफ ऋण आवेशित होती है। ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली जो है ध्रुवण अवस्था में बाहर की तरफ धन आवेशित और अंदर की तरफ ऋण आवेशित होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और हमने कहा कि धन आवेश की अगर बात करें तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे विध्रुवण की। यहाँ पे हम विध्रुवण या जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, विध्रुवण या डीपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। भाई विध्रुवण क्या है? देखिए, विध्रुवण का मतलब है यहाँ पर कि जब हमने तंत्रिका को कोई उद्दीपन दिया, जब हमने तंत्रिका को क्या दिया, कोई भी उद्दीपन दिया, जब तंत्रिका को उद्दीपन देते हैं तो आवेश पलट जाते हैं। आवेश पलट जाते हैं मतलब बाहर की तरफ ऋण आवेशित और अंदर की तरफ धन आवेशित हो जाते हैं। बाहर की तरफ ऋण आवेशित और अंदर की तरफ धन आवेशित हो गए। और आगे यहाँ पर सेम है अभी। ठीक है ना, बाहर धनावेश और अंदर ऋण आवेश। लेकिन उद्दीपन जब अपन ने दिया है यहाँ पर, ठीक है, जब उद्दीपन दिया तो चार्ज क्या हो गए, चार्ज या आवेश जो है वो पलट गए। बाहर ऋण आवेश आ गया और अंदर क्या आ गया, अंदर धनावेश आ गया। ठीक है। तो अब बात ये है कि यहाँ चार्ज पलटे क्यों? भाई जो आवेश था, आवेश पलटा क्यों? पलट तो गया, बात समझ में आ गई। और अंदर का जो विभव था वो -70 था, वो पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया। इसको अपन कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। AP के से दर्शाते हैं अपन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहते हैं अपन इसको, या सक्रिय विभव। भाई इससे पहले तो कौन सा विभव था, विरामावस्था का विभव था। अब क्या हो गया, अंदर सक्रिय विभव आ गया, अंदर धन आवेश आ गया। तो ये सक्रिय विभव कितना होता है, +30 से +35 के आसपास होता है मिली वोल्ट में। ठीक है। -70 मिली वोल्ट था, -70 मिली वोल्ट से कितना आ गया, ये अंदर का धन आवेश आ गया। धन आवेश कितना आ गया, +30 से +35 या 45 तक भी पहुंच जाता है। +45 मिली वोल्ट अपन लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक एवरेज है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर ये विभव आ गया, इसको अपन ने क्या बोला, एक्शन पोटेंशियल कहा। एक्शन पोटेंशियल या जिसको क्या बोलते हैं, सक्रिय विभव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात ये है यहाँ पर कि ऐसा हुआ क्यों। भाई हो गया वो तो चलो समझ में आ गया कि पलट गया। इसको हमने कह दिया कि इसका जो है विध्रुवण हो गया, मतलब यहाँ पे आवेग उत्पन्न हो गया। भाई ये अंदर धन आवेश और बाहर ऋण आवेश का मतलब क्या है कि यहाँ पर आवेग उत्पन्न हो गया, आवेगों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। अब उद्दीपन दिया तो आवेग की उत्पत्ति हुई, बात समझ में आई। लेकिन ये आवेग की उत्पत्ति हुई कैसे, अंदर धन आवेश हुआ कैसे? तो ये धन आवेश हुआ सोडियम VGC खुलने के कारण। VGC क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पर खुले, सोडियम VGC खुला है, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल खुले। वोल्टेज गेटेड चैनल खुले तो हुआ क्या, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली थी वो जो सोडियम के लिए लगभग अपारगम्य थी, यहाँ पर सोडियम के लिए पारगम्य हो गई। क्या हो गई, पारगम्य हो गई। तो सोडियम अपने हायर से लोअर की तरफ जाएगा, उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। भाई सोडियम कहाँ ज़्यादा है, पहले से हमें पता है बाहर ज़्यादा है। तो सोडियम बाहर से कहाँ आएगा, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा। और जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो अंदर कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इस कारण से प्लाज्मा झिल्ली अंदर धन आवेशित और बाहर ऋण आवेशित हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोटेशियम VGC नहीं खुले हैं, केवल क्या खुले हैं, सोडियम VGC। और यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो चुका है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो यहाँ पर अब अंदर धनावेश और बाहर ऋण आवेश हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं विध्रुवण। और ये जो सोडियम चैनल हैं वो 0.5 मिली सेकेंड के लिए खुलते हैं।
आधे मिली सेकेंड के लिए ये चैनल खुलेंगे, उसके बाद ये चैनल बंद हो जाएंगे और ये आगे वाले सोडियम चैनल खुल जाएंगे। तो आगे की तरफ बाहर, अंदर धनावेश, बाहर ऋणावेश और अंदर धनावेश हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले सोडियम चैनल यहाँ पर खुलेंगे आधे मिली सेकेंड के बाद। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आधे मिली सेकेंड के बाद जब सोडियम चैनल बंद होंगे तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। यहाँ पर कौन से चैनल खुल गए, पोटेशियम चैनल खुल गए। तो यहाँ पर जो है अब अपन नेक्स्ट स्टेप जो बात करते हैं पुनर्ध्रुवण जिसको कहते हैं, पुनर्ध्रुवण या इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। पुनर्ध्रुवण या रीपोलराइजेशन हुआ। पुनर्ध्रुवण या रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सोडियम VGC तो बंद हो चुके थे, पोटेशियम VGC खुल गए। तो पुनर्ध्रुवण होने का मतलब है बाहर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और अंदर नेगेटिव आ गया, ये देख सकते हैं आप। और आगे वाले सोडियम खुल गए तो आगे जो है बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया। और इसके आगे तो अभी आवेग पहुंचा ही नहीं है, तो यहां पर तो वही अवस्था होगी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब देखिए यहां पर ये इस भाग में पहले आवेग आया था तो आवेश पलट गया था, उसके बाद फिर से बाहर धनावेश और अंदर ऋणावेश हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पुनर्ध्रुवण। यहाँ के सोडियम चैनल खुले हैं तो बाहर ऋणावेश अंदर धनावेश, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण। इसको हम कहते हैं विध्रुवण। ठीक है, और यहाँ पर तो आवेश पहुंचा ही नहीं है, तो यहाँ पर तो रेस्टिंग स्टेज है, ये रेस्ट में है, रेस्ट पे है मतलब ध्रुवण में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा एक बार चार्ज पलटने के बाद फिर से ये ध्रुवण हुआ था, इसलिए पुनर्ध्रुवण। यहाँ पर अभी आवेश पलटा है तो ध्रुवण, विध्रुवण। और यहाँ पर तो आवेग पहुंचा ही नहीं है, अभी आवेग तो यहीं पर है, यहाँ पे आवेग नहीं पहुंचा है, तो ये तो विराम अवस्था में है। और विराम अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विराम अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने कहा कि ये भाई आवेग वापस से यहाँ पलटे ना पुनर्ध्रुवण में, तो ये वापस से क्यों पलटे, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम VGC खुल गए, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। तो ये चैनल जो होते हैं सारे निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होते हैं मतलब ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, और ऊर्जा का उपयोग नहीं करते का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। पोटेशियम की उच्च सांद्रता अंदर है, तो पोटेशियम अंदर से कहाँ जाने लगेगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगेंगे। जब पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे तो बाहर धनावेश बढ़ने लगेगा फिर से, और बाहर धनावेश बढ़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ध्रुवण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुनर्ध्रुवण। ठीक है, चलिए इसको एक ग्राफ की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। ये एक ग्राफ है, ये देखिएगा, इस ग्राफ की सहायता से अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं -70 मिलीवोल्ट की, जो कि ध्रुवण अवस्था थी, रेस्टिंग स्टेट थी, -70 था। जब हमने उद्दीपन दिया तो कितना हो गया, +30 हो गया ये। तो भाई उद्दीपन दिया तो ये आवेग बढ़ने लगा, उद्दीपन दिया तो ये तो था ध्रुवण, यहाँ पे क्या हुआ, विध्रुवण। ठीक है, ये कहाँ तक पहुँच गया, +30 तक पहुँच गया। +30 के बाद जब सोडियम चैनल बंद हो गए तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगे। फिर से ये जो -70 था, ये जो +30 था, ये कम होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि अंदर की तरफ फिर से नेगेटिव आने लगा, और अंदर की तरफ नेगेटिव होने लगा ना, क्योंकि धन आवेश बाहर जा रहे थे तो अंदर की तरफ नेगेटिव होने लगा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अंदर की, ये बाहर जाने लगी तो अंदर की तरफ फिर से नेगेटिव होने लगा, ऋणात्मक होने लगा। तो ये धीरे धीरे कम होते होते -70 तक आ गया। लेकिन पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो ज़्यादा समय के लिए खुलते हैं। ये जो है 1 से 3 मिलीसेकेंड के लिए, कई बार 5 मिलीसेकेंड के लिए भी खुल जाते हैं। अब ये 1 से 3 मिलीसेकेंड के लिए खुल गए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर -70 तो आ गया, लेकिन अभी भी पोटेशियम चैनल बंद नहीं हुए। तो ये -70 से और नीचे चले जाता है, -80 -90 की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो था पुनर्ध्रुवण।
लेकिन यहाँ पर ये -70 से नीचे आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? अति ध्रुवण। इसको हम क्या बोलते हैं? अति ध्रुवण कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा? अब पोटेशियम VGC भी बंद हो गए, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए और सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करने लगा, ठीक है। और फिर से वापस से ये कितना आ जाएगा? -70 पे आके स्थिर हो जाएगा, फिर से ध्रुवण हो गया इसका, ये फिर से -70 पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया चलती है। बात समझ में आई? ध्रुवण था, ध्रुवण में -70 था, अंदर का क्या था? माइनस था। क्यों था अंदर का माइनस? क्योंकि यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा था और पोटेशियम की पारगम्यता ज़्यादा थी, तो पोटेशियम बाहर जा रहे थे, तो बाहर धनावेश था, अंदर ऋणावेश था, -70 था। जैसे ही हमने उद्दीपन दिया तो क्या हुआ? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, जिसके कारण सोडियम अंदर आने लगे, तो अंदर धनावेश हो गया और अंदर का विभव जो है वो बढ़ के +30 पे आ गया। लेकिन अब सोडियम VGC बंद हो गए, फिर पोटेशियम VGC खुले, तो पोटेशियम बाहर जाने लगा, तो अंदर फिर से ऋणावेश होने लगा, तो ये वापस से आने लगा नीचे। लेकिन ये पोटेशियम VGC और ज़्यादा समय के लिए खुले थे, तो जितने सोडियम अंदर आए थे उससे कहीं ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले गए, तो ये आवश्यकता से ज़्यादा ऋणात्मक हो गई, -70 से भी ज़्यादा ऋणात्मक हो गई, पुनः ध्रुवण हो गया। और उसके बाद फिर से सोडियम पोटेशियम पंप काम करने लगा और ये वापस से किस पर सेट हो गया? अपनी विराम अवस्था पे, मतलब ध्रुवण अवस्था पे, मतलब -70 पर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आवेगों का संवहन होता है आयन के विनिमय के कारण, आयन के एक्सचेंज के कारण। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप, जब एक आवेग चल रहा है उस समय हम दूसरा उद्दीपन देंगे ना तंत्रिका को, तब दूसरा आवेग उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर कोई एक तंत्रिका है, मान लीजिए उसमें एक आवेग का संवहन चल रहा है, तो दूसरा उद्दीपन देने पर ऐसा नहीं है कि दूसरा आवेग भी चालू हो जाएगा, नहीं होता। जब तक एक आवेग खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा आवेग उत्पन्न नहीं होता, चाहे हम उद्दीपन दे दें उसमें। उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी काल कहते हैं या रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो रिफ्रैक्टरी काल या रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या हुआ कि दो आवेगों के बीच का जो समय अंतराल होता है, दो आवेगों के बीच का न्यूनतम समय अंतराल जो होगा उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। मतलब जब एक आवेग चल रहा है उस समय दूसरा उद्दीपन नहीं देंगे, दूसरा उद्दीपन देंगे तो आवेग उत्पन्न नहीं होगा, वो उसका क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी काल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स, भाई सिनेप्स क्या होता है पहले तो अपन ये देखें, ठीक है। जैसे दो तंत्रिकाएं होती हैं, ये एक तंत्रिका हो गई यहाँ पर, ये उसके डेंड्राइट हो गए, केंद्रक हो गया, ये साइटोन हो गया, ये एक्सॉन हो गया। यहाँ पर दूसरी तंत्रिका है, ये दो तंत्रिका है। इन दो तंत्रिकाओं के बीच की जो संधि होती है, दो तंत्रिकाओं के बीच में पहले तो जो गैप होता है, जो खाली जगह होती है, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि स्थल क्या कहलाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, ठीक है। और दो तंत्रिका, इसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के आगे वाली तंत्रिका है इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बाद वाला है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब सिनेप्स से पहला वाला, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब है सिनेप्स के बाद वाला, ठीक है। और बीच का गैप क्या हो गया? साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। अब साइनेप्स क्या है? फिर इनके बीच की जो संधि है, दो तंत्रिका के मध्य जो संधि है
उस संधि को हम क्या बोलते हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि है, उस संधि को हम क्या बोलते हैं, उस संधि को हम साइनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच की संधि जो होती है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। मतलब सिनेप्स में क्या क्या आ जाता है, सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या झिल्ली आती है ये वाली, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी आता है, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट भी आते हैं। ये सब मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। मतलब सिनेप्स में आपको पता है नहीं, ये सिनेप्टिक नोब हो गया, यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोब हो गया जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, बीच की जगह हो गई जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह दिया, और बाद वाले न्यूरॉन का क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। मतलब सिनेप्स की अगर बात करें तो सिनेप्स में प्री साइनेप्टिक झिल्ली आएगी, प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा, प्लस पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट भी आएंगे। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट भी आएंगे। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर जो है वो सिनेप्स बनाते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है? ठीक है, तो ये तीनों मिलकर जो है यहाँ पर सिनेप्स बनाते हैं, सिनेप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सिनेप्स में। अच्छा, सिनेप्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। ये जो सिनेप्स है, ये जो संधि है, ये दो तरह की होती है। एक तो संधि वो होती है जिनमें दो तंत्रिकाओं के बीच में खाली जगह होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। दूसरी संधि वो होती है जिसमें दो तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसका डेंड्राइट इससे जुड़ा होता है, उनके बीच में बहुत कम गैप होता है, बहुत कम खाली जगह होती है, हम बोल सकते हैं होती ही नहीं है। तो दो तरह के सिनेप्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। जो अपन सिनेप्स की बात करते हैं तो सिनेप्स में एक तो होते हैं वैद्युत सिनेप्स और दूसरे होते हैं रासायनिक। भाई वैद्युत सिनेप्स क्या होते हैं, ये जो वैद्युत सिनेप्स होते हैं इसमें दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है वो बहुत कम होती है। खाली जगह मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो लेस देन 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर से भी कम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि होता ही नहीं है, दो तंत्रिकाएं आपस में भौतिक रूप से जुड़ी होती हैं। रासायनिक सिनेप्स क्या होता है, रासायनिक सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो 20 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा का होता है। बीच की खाली जगह 20 नैनोमीटर की या उससे ज़्यादा की होती है। तो जब ये दो, इसमें वैद्युत सिनेप्स में जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हैं तो क्या इनको आवेगों के संवहन के लिए किसी मीडिएटर या मध्यस्थता करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक न्यूरॉन से आवेग आएगा, दूसरे में सीधे चला जाएगा, क्योंकि दोनों सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या इसको अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका प्रेषक, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। इनमें तो होगा भाई, जब जगह ज़्यादा है दोनों के बीच में तो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में आवेग कैसे जाएगा, तो एक तंत्रिका से रासायनिक पदार्थ निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। वो दूसरे तंत्रिका से जाकर जुड़ेगा, तब जाकर दूसरे में आवेगों का संवहन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों भौतिक रूप से जुड़े नहीं है। ऐसा कैसे होगा वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। लेकिन वैद्युत सिनेप्स जो होते हैं ये शरीर में बहुत कम होते हैं, विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। सामान्य रूप से जो सिनेप्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, वो रासायनिक सिनेप्स मिलते हैं। जो सामान्यतः शरीर में सिनेप्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, रासायनिक। तो अपन रासायनिक सिनेप्स की बात करते हैं कि रासायनिक सिनेप्स जो होते हैं उनमें आवेगों का संवहन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो अपन ने देखा कि तंत्रिका में आवेग कैसे आया, वो धनावेश और ऋणावेश के कारण आ गया। ठीक है, आगे बढ़ के आ गया। अब दूसरी तंत्रिका में कैसे जाएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। और कौन से सिनेप्स की बात कर रहे हैं, रासायनिक सिनेप्स की। क्योंकि अगर वैद्युत सिनेप्स होगा जिसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं, इसमें तो सीधे चले जाएगा क्योंकि दोनों न्यूरॉन भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रही है कि अगर दोनों न्यूरॉन भौतिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं तब क्या होगा, इसकी अपन बात यहाँ पर करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एक न्यूरॉन है, इसका ये सिनेप्टिक नोब है,
जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, तो अपन क्या बोल देंगे, प्री सिनेप्टिक नोब। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब है। पीछे वाला जो न्यूरॉन होगा, आगे वाला ये वाला, इसका डेंड्राइट होगा, तो भाई ये इसका डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट की अपन झिल्ली बना रहे हैं, ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया। ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्रॉन। डेंड्रॉन मतलब उसका एक वचन डेंड्रॉन है, ठीक है, एक बनाया है, तो ये डेंड्रॉन है। अब बात ये है कि इस सिनेप्स से यहाँ पर कैसे जाएगा, इस न्यूरॉन से इसमें कैसे जाएगा। तो देखो, हमें पता है कि सिनेप्टिक नोब के अंदर कई सारी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल कहलाती हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका प्रेषक। और सामान्य रूप से जो तंत्रिका प्रेषक होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल हो गए, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। तो जैसे ही आवेग सिनेप्टिक नोब में आता है, आवेग मतलब बाहर ऋण आवेश और अंदर धन आवेश, इसी को तो आवेग कहते हैं अपन, बाहर ऋण आवेश और अंदर धन आवेश, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आवेग, जिसमें बाहर ऋण आवेश है और अंदर धन आवेश है। और जैसे ही आवेग यहाँ पर आया, जैसे ही आवेग आया, क्या हुआ, आवेग के आने के बाद कैल्शियम चैनल खुल गए। इसके कैल्शियम चैनल, प्री सिनेप्टिक नोब के कैल्शियम चैनल खुले, तो कैल्शियम अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। ध्यान रखना है, कैल्शियम भी बाहर अंदर ज़्यादा है और अंदर कम है। तो कैल्शियम चैनल खुले तो कैल्शियम उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम बाहर ज़्यादा और अंदर कम, तो कैल्शियम बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं, हमने कहा कि आवेग कहां पर आ गया, आवेग प्री सिनेप्टिक नोब में आया, प्री साइनेप्टिक नोब, यहां पर आवेग आया। जैसे ही प्री साइनेप्टिक नोब में आवेग आया, उसके कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल खुलते हैं। जब कैल्शियम चैनल खुले तो कैल्शियम अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गया, मतलब बाहर से कहाँ गया, अंदर की तरफ गया। तो कैल्शियम जो है हम बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है। कैल्शियम कहाँ चला गया, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में गया। जैसे ही कैल्शियम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में गया, इसके जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं, ये इस झिल्ली के साथ, प्री साइनेप्टिक नोब की जो झिल्ली थी उसके साथ संलयित हुए। ये प्री साइनेप्टिक झिल्ली के साथ क्या हो गए, संलयित हो गए, और इन्होंने अपना न्यूरोट्रांसमीटर निकाल दिया, ठीक है। तो न्यूरॉन में गया, जो साइनेप्टिक वेसिकल थे वो साइनेप्टिक वेसिकल प्री साइनेप्टिक झिल्ली से जुड़ते हैं। ये किससे जुड़ गए, प्री साइनेप्टिक झिल्ली से जुड़ गए। प्री साइनेप्टिक झिल्ली से जुड़े तो क्या निकला, न्यूरो ट्रांसमीटर।
या जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका प्रेषक निकला। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर किससे जाकर जुड़ गया, पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्रॉन पे उपस्थित ग्राही से, ये ग्राही बनाए हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर निकला, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था भाई, तो अपन ACH कह सकते हैं, एसिटाइल कोलिन की बात कर लेते हैं। और ये जो एसिटाइल कोलिन है ACH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्रॉन पर उपस्थित ग्राही से जुड़ता है। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो ग्राही हैं उनसे जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ से जुड़ेगा इसके सोडियम चैनल खुल जाएंगे। जैसे ही ये जुड़ा क्या हुआ, इसके सोडियम चैनल खुल गए। सोडियम चैनल खुलते हैं, सोडियम चैनल खुल गए तो सोडियम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आने लगा। भाई सोडियम की उच्च सांद्रता कहाँ है, बाहर, तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आने लगा। सोडियम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आता है। सोडियम कहाँ पर आ गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ गया। और जब सोडियम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आता है तो अंदर की तरफ कौन सा आवेश हो गया, अंदर की तरफ धन आवेश, और बाहर की तरफ कौन सा आवेश हो गया, बाहर की तरफ ऋण आवेश हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, विध्रुवण हो गया, इसका विध्रुवण हो गया। ठीक है ना, विध्रुवण या डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर विध्रुवण हुआ या क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। और विध्रुवण या डीपोलराइजेशन हुआ मतलब आवेग यहाँ पर आ गया। तो अपन को यही करना था, आवेग को एक न्यूरॉन से क्या करना था, दूसरे न्यूरॉन में लाना था। बात समझ में आ गई। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले फिर से देखते हैं एक बार। हमने कहा जब आवेग सिनेप्स के पहले वाली झिल्ली पर आया, उसके सिनेप्टिक नोब पर आया, तो इसके कैल्शियम चैनल खुले। तो कैल्शियम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गया, मतलब बाहर से अंदर गया। जब कैल्शियम बाहर से अंदर गया तो जो सिनेप्टिक नोब थे इनकी प्लाज्मा झिल्ली संलयित हो गई इससे, और एसिटाइल कोलिन निकाल दिया। ये एसिटाइल कोलिन दूसरा जो न्यूरॉन था आगे वाला, इस पीछे वाले न्यूरॉन के जो ऊपर डेंड्राइट पर जो ग्राही थे उससे जुड़ा। ग्राही से जुड़ा तो इसने इसके सोडियम चैनल खोल दिए, सोडियम VGC खोल दिए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोले। सोडियम चैनल खुले जब, तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया, तो अंदर धनावेश और बाहर ऋण आवेश। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आवेग कहते हैं। और ये यही हम पढ़ रहे थे कि आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे गया। फिर आपको पता ही है कि इस विध्रुवण के बाद आगे वाले सोडियम चैनल खुलेंगे, फिर उसके आगे वाले खुलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोडियम चैनल जो है आगे के खुलते जाएंगे और आवेग आगे बढ़ते जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से सिनेप्स के में जो है वो सिनेप्स के आर पार आवेगों का संवहन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको आ गई समझ में। चलिए, अब जो अपन न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे थे, तंत्रिका प्रेषक, जो न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका प्रेषक की बात कर रहे थे, वो न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका प्रेषक दो तरह के होते हैं। एक तो एक्साइटेटरी होते हैं, उत्तेजक, और दूसरे इनहिबिटरी होते हैं, संदमक। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। मतलब एक्साइटेटरी या उत्तेजक का मतलब क्या है, जो आवेग को उत्तेजित करेंगे, एक से दूसरे में जाने देंगे। दूसरे कौन से होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी मतलब संदमक, कि जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे तो वो आवेगों को रोक लेंगे,
अभी जो जनरली अपन ने बात करी वो उत्तेजक की थी, लेकिन संदमक वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो किसी आवेगों का संवहन कराएगा। न्यूरोट्रांसमीटर संदमक भी हो सकता है, वो किसी आवेग को रोक भी सकता है, किसी क्रियाविधि को स्लो भी कर सकता है। जैसे होता है ना, अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर किसी चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर उसको कम करने के लिए भी चाहिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भी चाहिए, तो वो संदमक हो जाएगा। जैसे कि अपन बात करें एक्साइटेटरी में, आप देखा होगा एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ते ही एक्साइटेटरी होता है, लेकिन इसका अपवाद है हार्ट में, हृदय में ये संदमक का काम करता है। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ जो होती है वो क्या होती है, हार्ट में संदमक का काम करती है, हार्ट बीट को स्लो कर देती है, हृदय स्पंदन को स्लो कर देती है, तो वो अपवाद है वहाँ पर। लेकिन वैसे तो उत्तेजक होता है, किसी भी क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए होता है। दूसरा, जैसे अपन बात करें एड्रीनेलिन, ठीक है, या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसको, ये भी एक्साइटेटरी है। नॉर एड्रीनेलिन, ये जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये भी एक्साइटेटरी है। बात करें इनहिबिटरी की या संदमक की, तो इनहिबिटरी या संदमक क्या होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा। गाबा का मतलब क्या है, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, गाबा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों तरह के होते हैं। अपन जो जनरली एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं वो ये है एक्साइटेटरी, ठीक है, या उत्तेजक की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब अपन यहाँ पर जो तंत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करते हैं कि तंत्रिका ऊतक भाई एक तो न्यूरॉन से मिलकर बनता है जो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा, तंत्रिका ऊतक में न्यूरोगिलिया सेल्स भी होती हैं, न्यूरोगिलिया सेल्स। इन न्यूरोगिलिया सेल्स के बारे में अब अपन पढ़ते हैं, जो कि तंत्रिका ऊतक का लगभग 50% भाग बनाती हैं। तंत्रिका ऊतक जो है उसका कितना भाग बना रही है, उसका लगभग 50% भाग जो बनाती हैं वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं न्यूरोगिलिया कोशिकाएं। तो अभी तक तो जो अपन ने पढ़ा वो न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। अब अपन देखें यहाँ पर कि भाई न्यूरोगिलिया कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए न्यूरोगिलिया सेल्स जो होती हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। न्यूरोगिलिया सेल्स ये तंत्रिका ऊतक की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं। सपोर्टिंग सेल्स या इसको क्या बोलते हैं अपन, सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये नॉन एक्साइटेटरी होती है। नॉन एक्साइटेटरी का मतलब ये उत्तेजित नहीं होती, उद्दीपन को देने पर ये उत्तेजित नहीं होती, मतलब इनमें आवेगों का संवहन नहीं होता। ये जो न्यूरोगिलिया सेल्स हैं इनमें आवेगों का संवहन नहीं होगा। इनमें आवेगों का संवहन नहीं होता। इसका मतलब है ये कुछ दूसरे कार्य करती हैं, आवेगों के संवहन के अलावा दूसरे कार्य करती हैं। कौन कौन सी होती हैं न्यूरोगिलिया कोशिकाएं, उनकी बात करते हैं। तो न्यूरोगिलिया कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं उनमें से पहली कोशिका जो होती है मैक्रोगिलिया, जिसको कहते हैं मैक्रोगिलिया या एस्ट्रोसाइट कहते हैं। ये जो मैक्रोगिलिया या एस्ट्रोसाइट होती हैं ये एक्चुअली में बी बनाती हैं।
बी का मतलब क्या है? ट्रिपल बी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या बनाती हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। मतलब ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उसके लिए अवरोधक का काम करती है। रक्त मस्तिष्क अवरोधक, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब मस्तिष्क में जो रक्त जा रहा है उसके लिए अवरोधक। अवरोधक मतलब उसमें कौन कौन से प्रतिजन हैं उनको नष्ट करने का काम करेगी। मतलब इस बैरियर से होके, इस अवरोधक से होके वो रक्त गुजरेगा, तो जो भी एंटीजन होंगे उनको रोकने का काम करेगी, उनको हटाने का काम करेगी, फिर ब्लड को ब्रेन में जाने देगी। दूसरी होती है ओलिगोडेंड्रोग्लिया। ओलिगोडेंड्रोग्लिया या ओलिगोडेंड्रोसाइट भी कहते हैं। भाई ये जो ओलिगोडेंड्रोग्लिया है या ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये क्या करती है? ये माइलिन शीथ बनाती है। भाई न्यूरोग्लिया है तो आवेगों का संबंध तो ये भी नहीं कर रही होंगी, ठीक है। ये माइलिन शीथ बनाती है, माइलिन आच्छद। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो बताया था कि माइलिन शीथ तो श्वान कोशिकाएं बनाती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि माइलिन शीथ जो होती है वो ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स बनाती हैं। तो भाई माइलिन शीथ एक्चुअल में बनाता कौन है? श्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट? तो देखिए जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं ये माइलिन शीथ बनाती हैं सीएनएस में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, उसमें जो माइलिन शीथ होती है, उसमें जो माइलिन आच्छद होती है, वो माइलिन आच्छद कौन बनाती है? ओलिगोडेंड्रोग्लिया। और जो पारिधीय तंत्रिका तंत्र होता है हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी जो माइलिन शीथ होती है वो श्वान कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, पारिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो उसकी माइलिन शीथ कौन बनाएगी? उसकी माइलिन शीथ बनाने का काम होता है श्वान सेल का, श्वान कोशिकाओं का। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई माइलिन शीथ दोनों बनाती है, श्वान सेल भी बनाती है, लेकिन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं का या पारिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं का। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लिया होती हैं, ठीक है, ये भी माइलिन शीथ बनाती है, लेकिन ये माइलिन शीथ कहाँ पर बनाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीथ बनाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। तो यहाँ पर मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए माइलिन शीथ कौन बनाता है, सिंपल क्वेश्चन आया, उसमें श्वान सेल भी हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी हो और दोनों ऑप्शन हो, बोथ ए एंड बी या बोथ सी डी, जो भी है बोथ का ऑप्शन है, तो दोनों हम टिक करेंगे और दोनों ही होगा, ठीक है। अगर दोनों आए हैं तो दोनों वाला ऑप्शन भी होगा। अगर ये पूछा जाए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ कौन बनाती है, तो वो ओलिगोडेंड्रोग्लिया है या ओलिगोडेंड्रोसाइट है। अगर आपसे पूछा जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पारिधीय तंत्रिका तंत्र की माइलिन शीथ कौन बनाती है, तो फिर उसके लिए श्वान सेल है। और माइलिन शीथ कौन बनाती है, तो वो दोनों ही बनाती है, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पर बनाती हैं। इसका मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें श्वान सेल नहीं होती, श्वान सेल की जगह पर क्या होती हैं? ओलिगोडेंड्रोग्लिया या ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं। तीसरा जो है यहाँ पर वो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स, ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स होती हैं ये फैगोसाइटिक होती हैं, भक्षकाणु होती हैं। अगेन फैगोसाइटिक होती है, मतलब कोई भी प्रतिजन जो आएगा उस प्रतिजन को तंत्रिका तंत्र से नष्ट करने का काम, हटाने का काम जो होती हैं वो माइक्रोग्लिया सेल्स भी करती हैं। और माइक्रोग्लिया सेल एक ऐसी सेल्स होती हैं जो मीजोडर्मल होती हैं, पूरे तंत्रिका तंत्र की एकमात्र ऐसी कोशिकाएं जो कि मीजोडर्मल होती हैं अपनी उत्पत्ति में। अदरवाइज पूरा तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा वो एक्टोडर्मल होता है। पूरा तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। केवल किसको छोड़ के? माइक्रोग्लिया, न्यूरोग्लिया कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं? माइक्रोग्लिया सेल्स जो होती हैं, ठीक है। इस माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल्स भी कहते हैं, इनको छोड़ के पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। केवल यही कोशिकाएं ऐसी हैं जो मीजोडर्मल होती हैं। चलिए, अब हमने दो तरह के न्यूरॉन की बात करी थी। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था माइलिनेटेड, जो माइलिन आच्छद युक्त था,
और दूसरा हमने न्यूरॉन कौन सा पढ़ा था, नॉन माइलिनेटेड, जो माइलिन आच्छद रहित था। दो तरह के न्यूरॉन पढ़े भाई, एक तो माइलिनेटेड पढ़ा जिसमें माइलिन आच्छद होती है, इस तरह से माइलिन शीट होगी, और दूसरा हमने कैसा पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन आच्छद नहीं होती। अब ये दोबारा से क्यों बता रहा हूँ मैं कि क्योंकि आवेगों का संवहन किसमें तेज होता है किसमें स्लो होता है वो अपन देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए माइलिनेटेड में क्या होगा, माइलिन शीट के बीच में नोड होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर पढ़े थे ना। तो अब ये माइलिन शीट जहाँ पर है वहाँ पर तो आयन का एक्सचेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर आयन का विनिमय जो होगा जिसके कारण कि आवेगों का संवहन होता है, वो आयन का विनिमय कहाँ होगा, केवल नोड ऑफ रेनवियर पे होगा। जबकि यहाँ पर आवेगों का जो संवहन होगा वो एक्सोलेमा की पूरी लंबाई पर होगा। यहाँ पर आवेगों का संवहन एक्सोलेमा की पूरी लंबाई पर होगा, जबकि यहाँ पर कहाँ होगा, केवल और केवल नोड ऑफ रेनवियर पे होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें, आप देखिए, जब आवेगों का संवहन केवल नोड ऑफ, अब आवेगों का संवहन तीव्र कहाँ पर होगा, आप ये बताओ, इसमें होगा या इसमें होगा। आवेगों का जो तीव्र संवहन है वो माइलिनेटेड में होता है और नॉन माइलिनेटेड में धीमा होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक बस है, यहाँ पर एक बस एक जगह से चली, बीच में कहीं नहीं रुकी, दूसरी जगह रुकी, फिर चली, फिर दूसरी जगह रुकी, फिर चली, फिर आगे रुकी, ये वो वाली बस है। और ये बस ऐसी है जो हर जगह पैसेंजर का एक्सचेंज कर रही है, हर जगह पैसेंजर उतार रही, बिठा रही, उतार रही, बिठा रही। तेज कौन सी चलेगी, तेज ये वाली चलेगी, जो एक स्टॉप से चली दूसरे पे रुकी, दूसरे से चली तीसरे पे रुकी। तो यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वो जंप करता हुआ हो रहा है, जंपिंग, कूद रहा है। तो जो कूद रहा है वो तेजी से चलेगा, ठीक है। इसके कंडक्शन को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं, सॉल्टेटरी संवहन या सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस कारण से आप बस को एज्यूम कर लीजिए, एक बस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि ये तो पूरी लंबाई पर आयन को एक्सचेंज कर रही है, और दूसरी जो बस है वो एक्सचेंज कहाँ पर कर रही है, केवल वही स्टॉप पे रुकी, सवारी चढ़ाई बिठाई, फिर आगे बढ़ी, फिर स्टॉप पे रुकी, वो चलाई, तो तेज ये वाली चलेगी ना। इसलिए माइलिनेटेड में आवेगों का संवहन कैसा होता है, तीव्र होता है, और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है, ठीक है। चलिए तंत्रिकाओं के और गुण की बात करते हैं अपन। तंत्रिकाओं का एक गुण है समेशन का। समेशन मतलब योग होना किसी चीज का। होता क्या है, समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो आवेग होगा, समेशन का मतलब जो आवेग होगा वो अगर हमने उद्दीपन थ्रेशोल्ड से कम का दिया है, भाई उद्दीपन के लिए थ्रेशोल्ड या देहली मान जिसको अपन कहते हैं, भाई अगर किसी भी आवेग का संवहन करना है तो कम से कम उद्दीपन एक निश्चित मान का होना चाहिए। अगर उद्दीपन उस न्यूनतम मान से कम है तो वो आवेगों का संवहन नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर आप खड़े हैं, आपके ऊपर कोई पतला सा रेशा आके गिर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसने उतना उद्दीपन ही नहीं दिया कि आवेग जाए और आपको महसूस कराए कि वहाँ कुछ गिरा है, क्योंकि उसके उद्दीपन की जो वैल्यू थी, उद्दीपन का जो मान था वो देहली मान से कम था। देहली मान कितना होता है भाई, देहली मान जो होता है वो -55 मिलीवोल्ट का होता है। मतलब उद्दीपन कम से कम इतनी शक्ति का, इतने पावर का होना चाहिए या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये उसकी न्यूनतम वैल्यू है उद्दीपन की, जो कि आवेग उत्पन्न करने में सक्षम है। और उस उद्दीपन की वैल्यू भी किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। वो कितना होना चाहिए, -55 मिलीवोल्ट का होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आवेगों का संवहन, वो आवेग उत्पन्न वो नहीं कर पाएगा। लेकिन समेशन मतलब योग। अब योग में क्या होता है, अगर हम देहली मान से कम का उद्दीपन बार बार देते जाएं तो एक लिमिट ऐसी आती है कि उसका योग हो जाता है और वो सब मिलकर आवेग उत्पन्न कर देते हैं। उसको हम कहते हैं समेशन।
तो समेशन की सीधे से परिभाषा क्या हो गई कि देहली मान से कम का उद्दीपन अगर लगातार दिया जाए तो वो भी आवेग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। और सामान्यतः देहली मान से कम का उद्दीपन आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन अगर देहली मान से कम का बार बार लगातार दिया जाए तो वो भी आवेग उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि बात करें, आपके ऊपर कोई चींटी बैठी है, आपको पता नहीं चलेगा, चींटी काट नहीं रही है ना, चींटी बस बैठी है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चींटी लगातार चलती रहेगी तो क्या होगा, वो बार बार उद्दीपन दे रही है, हालांकि उसका उद्दीपन देहली मान से कम है, लेकिन वो बार बार दे रही है ना, तो उसका योग हो जाएगा और फिर हमको महसूस होने लगेगा कि कुछ चल रहा है। ऐसा दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में आपके साथ होता होगा। तो समेशन का गुण होता है इसमें, तंत्रिकाओं में समेशन का गुण होता है। और दूसरा इसमें तंत्रिकाओं में ऑल और नन का सिद्धांत जो है वो फॉलो होता है। भाई ऑल और नन का सिद्धांत फॉलो होने का क्या मतलब है? ऑल और नन का सिद्धांत फॉलो होने का ये मतलब है कि या तो आवेगों का संवहन पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। नन, ऐसा नहीं होता कि आवेग कम संवहन हुआ आवेगों का या ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं होता, या तो नहीं हुआ या हुआ तो पूरा हुआ। मतलब अगर हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू का उद्दीपन दिया या उससे ज़्यादा का दिया तो आवेगों का संवहन पूरा होगा, और अगर हमने थ्रेशोल्ड से कम का दिया उद्दीपन तो आवेगों का संवहन नहीं होगा। तो आवेगों का संवहन या तो पूरा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता कि आवेग का संवहन ज़्यादा हुआ या आवेगों का संवहन कम हुआ। इसी को हम कहते हैं ऑल और नन सिद्धांत, प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल या ऑल और नन सिद्धांत, जिसमें हम कहते हैं कि या तो आवेग पूरा संवहन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि आवेग दुगना संवहन हो गया, तिगुना हो गया, नहीं, होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था सारा तंत्रिकाओं के बारे में। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।